हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th के काव्य खंड का चैप्टर 1 कर्बक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का अर्थ कवर किया था। इस वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। दर्पण कैसा होता है, स्वच्छ और निर्मल, मतलब साफ सुथरा होता है। ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, मतलब दर्पण में क्या होता है कि, कि क्या बोलते हैं, जैसा आप हैं वैसा ही वो आपको दिखाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है, ठीक है। अतः कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। सिंपल सा इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जो आदमी जैसा है उसको वैसा ही दिखाता है। वैसे ही कवि क्या है, वैसे ही कवि का मन है कि वह एकदम कैसे हैं, स्वच्छ और मतलब पारदर्शिता का प्रतीक है, ठीक है। इसलिए वो क्या किए हैं, अपने एक आंख की तुलना दर्पण से किए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहले कर्बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्दों का प्रयोग करके अपने विचारों को प्रकट किया है, ठीक। कलंक शब्द की चर्चा करते हुए लेखक यह कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो संसार को रोशनी देता है, अर्थात उस रोशनी के आगे वो काला धब्बा या दाग का कोई मोल नहीं रहा। अतः गुणवान में अगर कुछ अवगुण भी हो तो उसके गुण के आगे वो अवगुण छिप जाता है। जैसे चंद्रमा में बहुत सारे दाग हैं, लेकिन उसके सुंदरता के सामने क्या होता है, वो सारे दाग का कोई मूल्य नहीं होता है। वैसे ही अगर कोई गुणवान व्यक्ति है तो क्या होगा, उसमें अगर कुछ अवगुण भी होता है तो उसके गुण के आगे वो अवगुण छिप जाते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे तो ये था कलंक शब्द का मतलब। अब कांच शब्द का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कच्चा सोना को गलाकर तपाकर असली सोना में बदला जाता है, उसी प्रकार को बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता और सफलता नहीं मिल सकती। जैसे सोना बनने के लिए आदमी क्या बोल रहा है कि सोना बनने के लिए भी उसको क्या करता है, उसको गलाना, तपाना पड़ता है। वैसे ही जीवन में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, तभी वो क्या होता है, आगे जाके श्रेष्ठ बनता है, ठीक। कंचन शब्द का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं कि जैसे शंकर के त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, वैसे ही सज्जनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठमान बन जाता है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे संगत में आप रहेंगे वैसा ही आपके ऊपर असर होगा, ठीक है। अगर आप अच्छे संगत में होंगे तो अच्छाई आएगा, बुरे संगत में रहेंगे तो बुराई आएगा, ठीक। तो वही है कि जैसे शंकर भगवान के त्रिशूल से क्या हुआ, सुमेरु पर्वत नष्ट हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो सोने का बन गया। तो वैसे ही अगर आप अच्छे लोग के संगत में रहेंगे तो अगर आप कितने भी खराब होंगे फिर भी आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले कर्बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है, पहले कर्बक में कवि ने अपने आत्मविश्वास को दर्शाया है, ठीक। पहले कर्बक में कवि ने किसको दिखाया है, अपने आत्मविश्वास को। कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि कवि के पास एक ही आंख है,
कितना आँख है? एक आँख है। वो चेचक के कारण रूपहीन है, ठीक। चेचक एक रोग है, उसके कारण वो क्या है? रूपहीन है, मतलब बदसूरत है, ठीक है। लेकिन रूप का और एक आँख के ना होने से इंसान का महत्व कम नहीं हो जाता, ठीक। कवि दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि दाग तो चंद्रमा में भी होता है, फिर भी वो सारे जगत को प्रकाशित करता है। त्रिशूल तो सुमेरु पर्वत को लगे थे, फिर भी वो सोने का हो गया। पानी तो समुद्र का खारा होता है, फिर भी वह असूझ और अपार है। अतः ऐसा नहीं है कि कुछ अवगुण के होने से सारे गुण खत्म हो जाते हैं। कवि का यह आत्मविश्वास जनमानस के लिए नई चेतना है, ठीक। तो कवि क्या कहते हैं कि लाख अवगुण होने पर भी अगर आपके अंदर कुछ गुण है तो उस गुण के आगे क्या होता है? आपका अवगुण छुप जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक। उनके इस इच्छा का मर्म बताएं, ठीक है। तो आंसर क्या है? कवि कहते हैं कि यह जगत तो नश्वर है। नश्वर मतलब जो इस धरती पर आया है उसको वापस जाना है, ये निश्चित है, ठीक। केवल कीर्तियाँ ही अमर रह जाती है। केवल क्या अमर रह जाती है? कीर्तियाँ, मतलब जो भी लोग अच्छा काम करता है तो उसका अच्छा काम ही इस धरती पर रह जाता है, ठीक। जिस प्रकार पुष्प अपना नश्वर शरीर त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कीर्ति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाते हैं। अतः कवि ने भी अपनी कीर्ति से ही अपने को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई भी पुष्प या फूल जिसको हम लोग बोलते हैं, जब वो सूख जाता है तो क्या होता है? फिर भी उसके अंदर उसका सुगंध रहता है। तो वैसे ही अगर आपने इस धरती पर कुछ अच्छा काम किया है तो आपके मर जाने के बाद भी वो अच्छा काम ही आपको जीवित रखता है, मतलब आपको अमर बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाव स्पष्ट करना है, ठीक। तो क्या है? जौ लही अम्बही डाब न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई, ठीक। तो इसका भाव स्पष्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है? प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रथम करबक से ली गई है, ठीक है। किस करबक से लिया गया है? पहला करबक से। तो इसमें कवि क्या कहते हैं? कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए डाब युक्त मंजरियों का निकलना जरूरी होता है, उसी प्रकार बिना दोष के पुरुष में गरिमा नहीं आती, ठीक। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलती जरूर करता है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, ठीक। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के लेई का क्या अर्थ होता है? तो रक्त के लेई का अर्थ होता है, रक्त के लेई का अर्थ होता है खून का गोंद, ठीक। क्या होता है? खून का गोंद। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है, अर्थात इस काव्य को लेखक ने अपने कलेजे के खून से रचा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? कवि ने यहाँ जोड़ी शब्द का प्रयोग जोड़कर के अर्थ में किया है। किसके अर्थ में किया है? जोड़कर के अर्थ में। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि वो इस कथा को जोड़ कर सुनाया है, मतलब उन्होंने इस कथा को जोड़ कर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरे करबक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें, मतलब दूसरे करबक का भाव बताना है, ठीक। तो आंसर क्या होगा? दूसरे करबक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं, ठीक है। वह कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, मतलब अपने कलेजे के खून से जोड़ा है, जो कैसा है? जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। अब ना वो राजा रतनसेन है, ना वह पद्मावत रानी है, ना ही बुद्धिमान सुआ है, और ना ही राघव चेतन या अलाउद्दीन है। इनमें से आज कोई नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है।
ठीक है। फूल झड़कर नष्ट हो जाती है परंतु उसकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे परंतु उनकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें धनी सो पूरखु जस कीर्ति जासु फूल मरे पर मरे न बासु। ठीक, तो आंसर क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित दूसरे करबक से ली गई है। जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कीर्ति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है। तो अर्थ क्या हुआ? मतलब जिस प्रकार फूल मर जाता है लेकिन क्या होता है, उसका सुगंध रह जाता है, उसी प्रकार मनुष्य मर जाता है लेकिन उसके द्वारा किए गए अच्छे काम कभी नहीं मरते। ठीक, तो ये था हमारे क्लास 12th के काव्य खंड का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।